Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Surprise, surprise. एंड ना जब जैसी वो एकदम धाड़ करके आवाज आती है ना, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं. वाइट सा कुछ एक साया सा है जो फ्लैशेस में मेरी तरफ आ रहा है. झूले की लेफ्ट साइड की चेन टूट गई. डोरेमोन जब हॉरर वर्ल्ड में होगा तो देखो क्या होता है. तो मैं हनुमान चालीसा याद करी. आपकी मम्मी कैसे उतारती है नजर? या तो मैं मर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा और डरूंगा नहीं. बहुत हो गया. और मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है इसका सीजन 2 कब आ रहा है. इतने में उसे दिखा कि कोई खिड़की के वो खिड़की जो खुली हुई है पूरी और खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है. मतलब ऐसा कोई खड़ा है जिसका चेहरा पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है. आधा चेहरा है. Hi guys, welcome back to the Motormouth show. This is me Sonal Kaushal and thank you so much for all the love on all the videos. बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे दूसरे चैनल TMMS क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लेना. वहाँ पर छोटे कंटेंट, छोटे ड्यूरेशन ऑफ कंटेंट में बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब. गाइज, आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं दिव्य अग्रवाल फ्रॉम खूनी मंडे. हेलो दिव्य. हेलो. Welcome. थैंक यू Hi. सो मच. बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे. अच्छा माहौल है. बहुत प्यारा सा सेट है. इस And- माहौल को खराब मत कर देना. नहीं खराब नहीं करूंगा. प्यारी प्यारी कहानियां सुनाऊंगा. बस डरना मत. यार मुझे ना बहुत डर लगता है. मैं कभी कभी जैसे अगर अकेली होती हूँ रात को, मैं और सियारा और उत्कर्ष रात को लेट आने वाले होते हैं ना, मैं पूरे घर की लाइट जला के सोती हूँ. और लिटरली अगर कुछ आवाज़ होती है ना, या मुझे बाहर जाना है पानी की बोतल लेने या कुछ, तो मैं सियारा को गोदी में लेके जाती हूँ कि ये मुझे बचा लेगी. हाँ. मुझे अकेले जाते हुए इतना डर लगता है. सच में डर को भगाते हैं फिर आपके. आज थोड़ा सा. सा और डरा के और फिर डर को भगा देंगे. पर यार मेरे को बताओ, आपको खुद कभी ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ है? यार बचपन में हुआ था. जैसा आप कह रहे हो ना, अंधेरे में आप जा नहीं पाते थे, वैसे ही मैं तो पागल हो गया था. इतना ज़्यादा डरता था मैं. सो मेरे घर के सामने ना एक बड़ा सा पीपल का एक पेड़ होता था. एंड पता नहीं क्यों मुझे उस पीपल के पेड़ को ना देखने की बड़ी फैसिनेशन थी. और मैं उसे देखते देखते ना बड़ी सारी चीज़ें उस पीपल के पेड़ के अंदर देखने लगा था. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, रात तो घर का स्ट्रक्चर कैसा है कि घर है, घर के सामने पीपल का पेड़ है बड़ा सा, और एक मेन डोर होता है और फिर एक अंदर जाली का दरवाजा होता है. हाँ. तो उस जाली के दरवाजे से मुझे क्लियरली पीपल का पेड़ दिखता था. ओके. अब शाम होती थी, रात होती थी, मैं उस जाली के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता था और उस पीपल के पेड़ को देखने लग जाता था. अब उस पीपल के पेड़ में धीरे धीरे मुझे चीज़ें दिखने लगी थी. जैसे कि कभी मुझे दिखता कि कोई काली बिल्ली उसमें से पीपल के पेड़ की ब्रांचेस में से इधर से उधर जा रही है. कभी मुझे ऐसा लगता था कि चमगादड़ों का कोई झुंड निकल के जा रहा है. कभी कुछ डिस्टॉर्टेड से इमेजेस दिख रहे हैं मुझे उस पीपल के पेड़ के अंदर. तो मैं काफ़ी डरने लगा था उस पीपल के पेड़ से. अब डर डेवलप हो रहा था धीरे कितने धीरे. साल के थे तब? मैं था 5th क्लास में था. मैं 10-11 साल का था मैं. और एक बार मैं नेबर्स के यहाँ मम्मी पापा के साथ था. डिनर कर रहे थे हम लोग, और उनका ना झूला था छत पे. मैं वो झूल रहा था. तो वो कहते थे कि रात में झूला नहीं झूलते, साया चिमड़ जाता है. ओह. मैं वैसे ही डरा हुआ हूँ, मुझे डर लग ही रहा है. लेकिन वो नहीं होता कि आप अपने से क्यूरियोसिटी भी होती है और अपने से लड़ते हो कि आप दिखाते हो ना, अरे मैं नहीं डरता किसी से. तो मैं जान के झूले पे बैठ गया और मैं तेज तेज झूलने लगा उस दिन. और अब नेबर्स की छत से भी वो पेड़ दिखता है, तो मैं झूल रहा हूँ, उस पेड़ को देख रहा हूँ, डर रहा हूँ अंदर अंदर. और अचानक ना मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे वाइट सा कुछ एक साया सा है जो फ्लैशेस में मेरी तरफ आ रहा है. ऐसे एकदम आ रहा है, फट फट फट, और झूले की लेफ्ट साइड की चेन टूट गई. हाँ, ऐसे मतलब मुझे दिखा, फ्लैशेस में आया, झूले की चेन टूट गई, झूले से मैं नीचे गिर गया, झूला टूट गया. दैट डे दिस हैपेंड. और जो मेरा रोना छूटा है, मम्मी पापा को लगा कि ये दर्द के मारे रो रहा है. लेकिन मुझे पता था मैं उस दिन क्यों रो रहा हूँ इतना ज्यादा. बताया नहीं मम्मी पापा को? यार पता नहीं क्यों नहीं बताया मैंने. मतलब ऐसा था कि
वो नहीं होता, पेरेंट्स कहते हैं कि अरे तू ये मत देख, तू डर जाएगा, रात में सो नहीं पाएगा, तू ये करेगा तो तू ये नहीं करेगा तो तू ये नहीं कर पाएगा। तो उस चक्कर में शायद मैंने बताया नहीं कभी कि मुझे रोक ना दें किसी और चीज़ को करने से। होता है ना बच्चों का, तो नहीं बताते, डर भी लग रहा है तो नहीं बताते। तो मैंने बताया नहीं उन्हें कभी। और अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था, मतलब इतना ज़्यादा डरने लगा था कि मुझे सपने भी वही आ रहे हैं कि उस पेड़ में कोई है जो मुझे अपने पास बुला रहा है और कह रहा है आ जाओ। और मैं मतलब यू वोंट बिलीव कि, और मुझे खुद भी आज बिलीव नहीं होता कि मैं ये सब हुआ था मेरे साथ, कि मैं डिनर कर लिया, मम्मी पापा अपने रूम में बैठे हैं, भाई अपने रूम में, मैं जाली के पास खड़ा हूँ, आधा घंटे 40-40 मिनट उस पेड़ को घूरे जा रहा हूँ और डर रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और गली मोहल तुम अपने दोस्तों को बताते हो कि यार ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ, मजाक उड़ाते होंगे, मजाक उड़ाते हैं वो। लेकिन मजाक उड़ाते एक बात उनकी ऐसे लग गई मुझे कि जो डर गया सो मर गया। अच्छा। तो मजाक उड़ाते रहते, ये कहने लगे अरे तू डर रहा है तू मर जाएगा, तू डर रहा है तू मर जाएगा, डर गया सो मर गया, हा। तो इतना वो गूंजने लगा ना मेरे अंदर कि मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने एक दिन डिसाइड किया कि बहुत हो गया अब। हाँ। या तो मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा और डरूंगा नहीं, बहुत हो गया। हाँ। तो जो हमें फिल्मों में या पॉप कल्चर में या सब जगह दिखाया है कि आप सबसे पहली चीज़ जो करते हो वो करते हो आप हनुमान चालीसा याद। हाँ। तो मैं हनुमान चालीसा याद करी रोज़ सुबह स्कूल जाते हुए और रोज़ रात में सोते हुए मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था। धीरे धीरे उस पेड़ से मैं मतलब पेड़ को देखना छोड़ दिया मैंने, और धीरे धीरे सब चला गया। कुछ ऐसा नहीं दिखता था मुझे उस पेड़ से, सपने ठीक हो गए, सब सही हो गया। अब वो हनुमान चालीसा से सेल्फ बिलीफ आ गया है क्या है अब मुझे नहीं पता। और फिर उसके बाद हो गई मुझे चुल क्या कि हॉरर को और एक्सप्लोर करना है। तो अब मैं हॉन्टेड जगहें जो गाजियाबाद का हूँ, सो गाजियाबाद के अराउंड जो हॉन्टेड जगहें होती थी, एक KC-19 करके हॉन्टेड हाउस बना जाता था, ग्रेवयार्ड्स होते थे, मैं वो सब जाने लगा। बचपन की बात है ये। तो बेसिकली ये 5th क्लास हुआ ना, 5th से अब धीरे धीरे इसे फेज आउट होते हुए मानो 6th 7th हो गया। और मैं उस टाइम पे सारी हॉरर मूवीज देखने लगा रात में अकेले बैठ के। पहला काम ये किया मैंने कि IMDb की टॉप हॉरर मूवीज की लिस्ट निकाली और रोज रात में, या मतलब हर हफ्ते करीब कोई एक मूवी देख ली रात में अकेले बैठ के, रात के 2 बजे। उनका अब एक डिफेंस मैकेनिज्म होता था कि आपको डर से ओवरकम करना है, तो आप देख रहे हो, आप मजाक भी उड़ाते जा रहे हो साथ साथ उस हॉरर का। फिर होता है आपका और नेक्स्ट स्टेप कि आप इन चीज़ों में और घुसते चले जाते हो। तो ये होगी 9th 10th की बात, जहाँ मैं एक्सप्लोर करना मैंने शुरू कर दिया था, अलग अलग हॉरर लोकेशंस में जाके गाजियाबाद की ये सब मैंने शुरू कर दिया था कि क्या है क्या अकेले नहीं। अकेले जाता था मैं। फिर हो गया कॉलेज शुरू। कॉलेज में तो दिल्ली के मलचा महल, अग्रसेन की बावली, ये सब जगह, पीर गायब है कैंपस के पास, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में रहता था। अग्रसेन की बावली हॉन्टेड है? हाँ, कहते हैं अग्रसेन की बावली हॉन्टेड है। तो मेरा क्या मानना है कि जहाँ पे भी अग्रसेन की बावली में क्या होता था, लोग जाके नहाते थे। हाँ। तो वहाँ पे ना बड़े सारे लोग डूब के मरे हैं। तो जहाँ पे भी मौतें ज़्यादा होती हैं, जैसे भानगढ़ है, इतने सारे लोग मरे हैं वहाँ पे, जैसे कि पहाड़ हैं, पहाड़ हम कहते हैं हॉन्टेड होते हैं, तो इतने सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। तो जहाँ पे, और राजस्थान इतना हॉन्टेड है क्योंकि वॉर्स लड़ी गई हैं इतनी सारी वहाँ पे। तो जहाँ पे भी आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, जहाँ मौतें हुई हैं, वहाँ कुछ पैरानॉर्मल या भूतिया चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं या करती हैं। तो इसलिए मानता हूँ मैं। तो आपने वहाँ से ये सब शुरू कर दिया? वहाँ से सब इंटरेस्ट आ गया। फिर उसके बाद फिर थोड़ा वो भी बताता है कि लाइफ बनानी है अपनी वापस, तो वो चले गए अपने कामों में, थिएटर वेटर करने लगे, ये सब करने लगे। फिर एक दिन कभी ख्याल आया, मतलब हॉरर का फैन बन चुका था मैं तब तक। फिर आया कि यार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, और समझ में नहीं आ रहा था कि किस जोन में स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ये चल रहा है, आपकी हॉबी है, आपकी एक चीज़ है, आप उसको एंजॉय करते हो, लेकिन ऐसा आपके मन में ध्यान में नहीं है कि हाँ हॉरर ही स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसी मैं यूट्यूब पे एक दिन हॉरर स्टोरीज सर्च कर रहा था कि सुनेंगे कोई अच्छी, कोई मिलेगी तो। तब मुझे नोटिस हुआ कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से हॉरर स्टोरी सुना ही नहीं रहा है यूट्यूब पे। तो मैं सोचा ये करते हैं, यही करूँगा, ये करते हैं। हाँ, और ये एक्सपेरिमेंट था क्योंकि हमने दुनिया में शायद पहली बार
एनिमेशन और हॉरर को साथ में लेके आए हम। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कार्टून हॉरर भी हो सकता है। करेक्ट। और वो भी एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए कि क्योंकि अब हॉरर की फिल्में तो शूट कर नहीं सकते जाके, इतना महंगा होता है, सब मेकअप करो या फिर वो प्रॉपर वीएफएक्स करो, वो प्रोस्थेटिक्स, वो सब तो बहुत महंगा है, आप नहीं कर सकते वो। तो हमने सोचा कि एनिमेशन के मीडियम से इसे ट्राई आउट करते हैं। और सो यू हैव अ टीम? कैसे होता है ये? आई हैव अ टीम। तो एक चैनल था शुद्ध सी एंडिंग्स करके, अब थोड़ा फेड आउट हो गया है, बट उस टाइम पे बड़ा अच्छा चलता था, मूवीज फूव्स बनाते थे वो। तो वहाँ पे मैंने काम किया है 10 महीने। वहाँ पे मैं मिला एनिमेटर्स से, और वहाँ एनिमेशन होता कैसे है, क्या प्रोसेस है, कितना एफर्ट लगता है, वो सब तब मुझे पता चला। लाइक यू वुड नो बिकॉज आप इतने टाइम से एनिमेटेड कार्टून्स और इन सब में आप आवाज़ दे रहे हो, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि वो कह रहे हैं अरे तुम वॉइस ओवर नहीं भेजोगे तो एनिमेशन कब होगा, कैसे जाएगा एपिसोड। तो एग्जैक्टली यही सब मैंने सीखा कि एनिमेशन का प्रोसेस क्या होता है। एंड तब मैंने सोचा कि अब जो मेरे एनिमेटर दोस्त थे उस टाइम, उनको मैंने साथ में लिया, कहा कि यार ये ऐसा कुछ करते हैं, खूनी मंडे करते हैं। तब जॉब चल रही थी तो मंडे वैसे ही खूनी था, तो हमने कहा खूनी मंडे करेंगे, हर मंडे टू मंडे वीडियो डालेंगे। और ऐसे स्टार्ट कर दिया, उन्होंने भी सपोर्ट किया। अब वो आज तक साथ हैं, हम वही कोर टीम, अभी भी वही कोर टीम है सेम हमारी खूनी मंडे की। और इतने लोग आपके चैनल को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन आपके जो वीडियोस में वॉइसेस होती हैं वो कौन करता है? मैं ही तो करता हूँ सारी। हाँ, इसका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो है किस्सा। तो थिएटर किया मैंने, जैसे मैंने बताया, लेकिन थिएटर को हो गए थे बड़े सारे साल। 2014 में थिएटर खत्म हो गया और 2018 में हमने चैनल शुरू किया, तो 4 साल हो गए। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी चीज़ की तो रस्टी हो जाता है। तो अब जो एनिमेटर्स हैं, जो दोस्त लोग हैं, उन्हें मैंने कहा कि यार ढूंढते हैं कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट इसको करने के लिए। तो हमने 2-3 लोगों से ट्राई आउट कराया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब वो नहीं होता कि हमें वैसी वॉइस नहीं चाहिए थी कार्टून वाली या शो वाली कोई आवाज़ नहीं चाहिए थी हमें, या फिर हमें अवार्ड फंक्शन टाइप या शो टाइप नरेशन टाइप वैसा हैवी नहीं चाहिए था। वो उस चीज़ को लेके सर्टेन थे हम कि ऐसी आवाज़ हो जो मतलब ऐसा लगे कि कोई दोस्त कहानी सुना रहा है। तो ये हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं एक बार ट्राई करता हूँ। तो मैंने ट्राई किया, मेरे दोस्तों ने मुझे, एनिमेटर दोस्तों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब क्या था कि स्त्री मूवी रिलीज हो रही थी तब, और स्त्री के ऊपर ही हमारी पहली स्टोरी थी नालेबा, जो उसकी एक्चुअल स्टोरी है, ओरिजिन स्टोरी है। तो वो कवर करनी थी। अब उसका क्या था, टाइम पे जानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्त्री रिलीज हुई है तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक को कैश इन करोगे तो टाइम पे जानी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा चलो आप कर दो अभी के लिए, बाकी में फिर देखते हैं, चेंज कर लेंगे। तो वो करी, आज तक वो सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो हमारे चैनल की वही है, स्त्री। The very first video. The very first video. Wow. It is at I think 1.1 crore views और 1.2 crore views. क्या बात है यार। तो तब से फिर शुरू हो गया ये वॉइस ओवर वाला कहानी, सिलसिला। अब देखते हैं, इतना सारा प्यार मिल रहा है वॉइस के लिए ही, तो बहुत अच्छा लगता है यार। आपकी एक और सीरीज है ना, द क्लाउन। yes. उसमें क्लाउन की वॉइस कैसे की है आपने? ये किसी को पता नहीं है कि क्लाउन की वॉइस मैंने की है, बट ऐसे ही मैंने इनका ट्राई करते हैं यार कुछ करने का। तो मैंने वो है ना कि, तो बड़ा फनी इंसिडेंट है ये भी कि बचपन में ना, जब मैं ये सब में इंटरेस्टेड था, तो मैं अपने दोस्त के साथ स्कूटी में जाता था, और भूल भुलैया रिलीज हुई थी, तो मोंजुलिका की, जब विद्या बालन की ऐसे ड्यूअल आवाज आती है ना, मोंजुलिका टाइप्स, तो हम लोग वो आवाज निकाल के ना लोगों के घरों के बाहर रात में चिल्लाते हुए जाते थे, तो डराते थे, ये सब करते थे। अभी नहीं करना प्लीज, हाँ अभी कोई मत करना, ये सब अच्छी चीजें नहीं होती हैं, तो मार पड़ेगी कभी। तो करते थे ये मस्ती। तो वहां से ऐसे वॉइसिंग का या ये सब का बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, चीजें आने लगा। तो जैसे मिमिक्री हो गए थोड़े ये सब वाला जो आप बेसिक करते हो ना, नाना पार्टी करते हो, शनि देवल करते हो थोड़ा बहुत, वो सब करते हो आप। फिर आप चले जाते हो थोड़ा, हाय आंटी वूहू व्हाट, इट्स अ फैंटास्टिक शो, तो ये सारी चीजें हो जाए, थोड़ा ना मैं समझा ना मैं जाना, तो ये वाले फरहान, ये सब आप आने लगते हो, करने लग जाते हो। लेकिन जब आप कैरेक्टर वॉइसेस करते हो, थिएटर हेल्प करता है इसमें। कैरेक्टर में आप जाते हो ना किसी, तो क्लाउन के कैरेक्टर को मैंने सोचा था कि ये बहुत ही डेडली सा कुछ होगा और बहुत ही क्रीपी होगा ये, और अंदर से ना मतलब ऐसा ही लगना चाहिए कि पागल इंसान है, तो आना ही चाहिए। तो जैसे
तो वही सोच के मैंने इसको वॉइस किया। इसमें एक चीज़ मैंने की थी कि मैंने ना क्लाउन, जब भी मैं क्लाउन की वॉइसिंग करता था, पीछे मेरे राइम चल रहा होता था, नर्सरी राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर। सो लाइक इफ यू मेक दैट राइम एक्चुअली क्रीपी, तो वो और ज़्यादा डराता है, क्योंकि उससे आप हमेशा खुशी जोड़ते हो, और वो चीज़ जब नेगेटिव हो जाती है तो कैसी साउंड करती है। तो वो सब वैसे सोच रहा था, तो वहीं से जन्म हुआ उस क्लाउन का। हेलो सरप्राइज सरप्राइज। तो ये क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। और ये वाली सीरीज को प्यार भी बहुत मिला है, बहुत प्यार मिला, है ना? और मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है इसका सीजन 2 कब आ रहा है? सीजन 2 कब आ रहा है? तो सीजन 2 बस अब आने वाला है हैलोवीन पे। सो 4 नवंबर को हम यूट्यूब पे लॉन्च कर रहे हैं, और 26 अक्टूबर को इसका प्रीमियर कर रहे हैं हम। जो एक मैंने बताया था ना इवेंट कर रहे हैं हम लोग, हॉरर कॉन। हाँ। तो उस इवेंट में हम लोग इसका क्लाउन सीजन 2 का प्रीमियर कर रहे हैं। क्या होने वाला है हॉरर कॉन में? ओह ओके। तो यार बहुत ही एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं हम लोग। हाँ। इंडिया में कभी भी हैलोवीन को सेलिब्रेट नहीं किया गया है, या हॉरर एज अ जॉनर को सेलिब्रेट नहीं किया गया है। तो हम इंडिया में पहली बार, और शायद एक बहुत ही बड़े तरीके से, हॉरर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक हैलोवीन फेस्ट बना रहे हैं ऐसे, इंडिया का सबसे बड़ा हैलोवीन फेस्ट, जहाँ पे बहुत सारे, मतलब जितने भी हॉरर क्रिएटर्स हैं इंडिया में, सब होंगे वहाँ पे। हॉरर स्टोरीज सुनाएंगे, रियल हिट अपने पॉडकास्ट सुनाने वाले हैं, आपको भी मैं खींच के लाने वाला हूँ वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। तो डोरेमोन जब हॉरर वर्ल्ड में होगा तो देखो क्या होता है। अरे बाप रे। तो वो होगा, डांस परफॉर्मेंसेज होंगी बहुत सारी। तो एक बी यूनिक करके डांस ग्रुप है जो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट, यूरोप गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया उन्होंने, तो वो आ रहे हैं एक बहुत ही क्रीपी सा परफॉर्मेंस लेके, तो वो करने वाले हैं। एंड बहुत सारी मस्ती होगी, मतलब लाइक फोटो बूथ्स होंगे, इंस्टॉलेशंस होंगी जहाँ पे आप इंटरेक्ट करोगे अलग अलग वियर्ड चीज़ों से। लोग होंगे जो डराएंगे। कॉस्प्ले का कंपटीशन है एक बहुत बड़ा, तो लोग ऐसे नन की तरह, एनाबेल की तरह ड्रेसअप होके आएंगे वहाँ पे, और खूब सारी मस्ती होगी। तो बेसिकली मस्ती वाला है। अगर आप हॉरर के फ़ैन हो तो मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप हॉरर के फ़ैन नहीं भी हो तब भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इंटरेक्ट करने के लिए बहुत कुछ होगा। सही बात है, मैं तो डेफिनेटली आने वाली हूँ। हालांकि मैं हॉरर की फ़ैन नहीं हूँ, बट आई एम गोइंग टू कम। मैं पता है जैसे ये हॉरर फिल्म्स होती है ना, और मैं उनमें डब करती हूँ, तो मैं कभी थिएटर में देखने नहीं जाती। नहीं, मैंने डब किया, मैं भूल गई। मैं नहीं जा रही देखने। और कितनी बार पता है क्या होता है, हम लोग हेडफोन्स लगा के डब करते हैं, एंड उसका जो पायलट ट्रैक जो होता है वो काफ़ी लाउड सुनाई दे रहा होता है, एंड हमें एकदम फोकस से देखना है बिकॉज हमारा डायलॉग आने वाला है या जो भी है। एंड ना जब जैसे ही वो एकदम ढाड़ करके आवाज़ आती है ना, मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, जैसे भूत आ जाता है उसमें एकदम से, वो होता है ना साउंड इफेक्ट एंड ऑल, जंप स्केयर के साथ एकदम से। ओह गॉड, पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार तुम लोग। इसी में काम कर रहे हो, हद हो गई। बट मुझे ये बताओ कि आपके कभी कोई किसी फ़ैन कभी आपसे मिले हो, या सब्सक्राइबर ने कोई स्टोरी भेजी हो जो सुन के आप खुद डर गए हो, ऐसा कभी हुआ है? यार बहुत सारी मतलब जैसे ये वाला जो इंसिडेंट था मेरा बचपन का, तो मैं इसके बारे में सोचता रहता हूँ आज तक कि एक्चुअली में हुआ था या नहीं हुआ था, वो झूले का गिरना जेन्युइन था, मतलब वो कनेक्टेड था या बस कोइंसिडेंट था। ये सब मैं सोचता रहता हूँ। लेकिन जब से सब्सक्राइबर्स ने अपनी कहानियाँ मुझे भेजना शुरू किया है, तब से मैं 100% बिलीव करता हूँ कि भूत होते हैं। इतनी ज़्यादा ऐसी स्टोरीज है ना, वो मतलब लाइक शॉकिंग है यार, बड़ी शॉकिंग स्टोरी है। एक उसमें से सुना सकते हो? हाँ, एक उसमें से सुनाता हूँ मैं। अभी रिसेंटली ही हमने खूनी मंडे पे भी वो कवर करी। तो उसमें ना एक सब्सक्राइबर ने हमें ये कहानी भेजी थी किसी की, उनके रिलेटिव थे दूर के, ठीक है। तो उनका जो रिलेटिव थे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट मैं अभी के लिए राजीव बोल देता हूँ कि उनके रिलेटिव थे राजीव। तो वो लद्दाख में उनका मर्डर हो गया था। लद्दाख पुलिस को होटल रूम से एक उनकी बॉडी मिली, बॉडी पे मार्क्स थे, यहाँ पे गर्दन पे काले काले मार्क्स थे बहुत ज़्यादा। तो उनको लगा कि शायद इसने खुद से कुछ किया है अपने आप को, या कोई तो है जिसने गला घोट के मारा है उसे।
अब जब उसके साथ ना इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे थे उस रूम की, तो उन्हें एक लेटर मिला जो कि राजीव ने लिखा था, और राजीव ने उस लेटर के साथ एक फ़ोटो थी एक लड़की की, रिया नाम की एक लड़की की। तो उस लेटर में लिखा था उसने कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ये लड़की जिम्मेदार होगी, कि इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उसने पूरी अपने मतलब 4-5 पेजेस का वो लेटर था, उसमें उसने लिखा था कि ये लड़की एक दिन अचानक से मतलब मैं घर में था अपने, मेरी शादी वादी हो गई थी, एंड मेरे घर में एक पत्थर आता है और कांच टूट जाता है। मैं देखता हूँ कि किसने पत्थर वत्थर फेंका है, तो मैं देख रहा हूँ एक लड़की है, रिया है वहाँ पे, जो जिसने पत्थर फेंका है। कॉलेज की फ्रेंड थी इसकी, कॉलेज की लवर थी। तो इसने कहा कि चलो मैं देखता हूँ, एक बार हो गया, अब दोबारा होगा तो देखता हूँ। इसे ब्लैंक फ़ोन आने लगे राजीव को कि मैं मतलब कॉल्स आते हैं, कोई कोई कुछ बोलता नहीं है, हंसता है, कोई लड़की हंस रही है बहुत रैंडम तरीके से, ये सब होने लगा उसके साथ। फिर एक बार उसे ऐसे कॉल्स आने लगे कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। फिर कुछ महीने बाद अचानक से क्या होता है, उसके घर पे रात के 1-1:30 बजे बहुत ज़ोरों से खटखट होती है, बहुत ज़ोरों से। तो वो जाता है, एकदम से खोलता है दरवाज़ा और देखता है कोई नहीं है दरवाजे पे, कोई भी नहीं है। और फिर अचानक से उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से धम करके एक आवाज़ आती है। वो जाता है एकदम से कि क्या हुआ है, बालकनी की साइड जाता है, वो देख रहा है कि उसकी बीवी ने नीचे छलांग लगा ली है, वो कंपाउंड में, सोसाइटी कंपाउंड में मरी पड़ी है। वो जाता है ऊपर से, मतलब जब वो देख रहा है कि एक भाई रिया उसकी बॉडी के पास खड़ी हुई है लड़की, और उसका गुस्से से वो तिलमिला जाता है, नीचे जाता है वो, और कहीं है ही नहीं, वो लड़की गायब है वहाँ से, है ही नहीं, कहीं दूर चली गई है कहीं। उसकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्या हो गया। वो अब बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता नहीं है आपकी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं, तो ये सब हालत हो रही थी उसकी। एक दिन उसको सुबह सुबह कॉल आता है कि उसका जो घर है, पेरेंट्स का घर है, उसमें आग लग गई है और मम्मी पापा दोनों जल के मर गए हैं। उस इंसिडेंट के बाद वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है कि ये रिया ने किया है और रिया सब बर्बाद कर रही है, ये है वो है। और वो कहीं मिल नहीं रही है लड़की, बेसिकली, कि कहीं पता लगे उसके बारे में, कुछ पता नहीं लग रहा। तो पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने, पुलिस को लगता है कि ये आदमी सब कहानी बना रहा है, और वो उसे कहते हैं पागल है, मेंटली स्टेबल नहीं है ये आदमी, तो उसे पागल खाने डाल दिया जाता है। अब उस पागल खाने के अंदर भी उसने लिखा है, पागल खाने में, कि रिया रोज़ मेरे वार्ड में आती है और मुझ पर चूहे छोड़ देती है और मुझे परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, पर परेशान करती थी, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा। वो किसी तरह पागल खाने में किसी को पैसे पूसे खिला के कहीं से वो भागा वहाँ से और लद्दाख आ गया। जब वो लद्दाख आया तब भी उसने लिखा कि रिया अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, वो रोज़ मेरे कमरे में आती है और मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, सताती है, और अगर मुझे कुछ भी होता है अब तो रिया ही उसकी जिम्मेदार है। फ़ोटो भी लगी है रिया की, ठीक है, फ़ोटो निकाल ली उसने कॉलेज के दिनों से। तो अब जो लद्दाख पुलिस है, वो जब इसका बॉडी का पोस्टमार्टम कराती है तो उन्हें पता चलता है कि इसने खुद ने अपना गला खुद से घोटा है और खुद को मारा है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी और ने इसका मर्डर किया, कोई फाउल प्ले नहीं है, कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, कुछ भी नहीं है उधर। लेकिन पुलिस फिर भी लीड पास ऑन करती है, वो कहती है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, ये रिया कौन है, कहाँ रहती है, क्या है। बहुत मुश्किल से रिया की एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है, जो बताती है कि कॉलेज के बाद रिया ने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि वो राजीव से प्यार करती थी और राजीव उसे छोड़ के चला गया था, जिसके बाद वो मतलब राजीव चीट करते हुए मिला था रिया को, और
रिया वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो डिप्रेशन में चली गई और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी मॉम और वो सब ये देश छोड़ के ही चले गए हैं बाहर। तो कॉलेज के टाइम पे जो लड़की मर चुकी है वो राजीव को दिख रही है, उसकी चिट्ठियों में पूरा क्लेम है। पुलिस को आज तक समझ में नहीं आया कि ये क्या केस था। बाप रे। और ये उसके राजीव के रिलेटिव ने पूरा भेजा है हमें कहानी की इस टाइप से पूरा इंसिडेंट हुआ है। अब लद्दाख पुलिस में मैं जिसका जो इंस्पेक्टर ये सब किया है जिसने, उसका मैं नंबर भी आपको दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई नहीं मुझे नहीं और घुसना है इसमें, पुलिस की चक्कर में नहीं घुसना, बट हाँ ये स्टोरी हमने कवर करी है। ये ऐसे मतलब ऐसी कहानी है कि आपको क्रीप आउट कर देगी कि मरा हुआ इंसान कैसे दिख रहा है आपको। हाँ सही में। पर यार ये इतनी हॉरर स्टोरीज पे आप काम करते हो, बनाते हो, लोगों से बातें करते होगे आई एम श्योर, तो आपको कभी ये डर नहीं लगता कि यार ये मेरे साथ हो जाएगा कुछ, मेरे को भूत वूत दिख जाएगा या कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कभी? यार बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ना, बचपन से जो अभी तक हुआ, हनुमान चालीसा हुई, ये हुआ, घुस गए आप अंदर। शुरू में जब कहानी वापस से मैंने शुरू करी थी तब लगता था, लेकिन मैं ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम करता हूँ, मैं हर हफ्ते अपनी नज़र उतरवा लेता हूँ। मम्मी भी उतारती है मेरी नज़र। मम्मी उतारती है नज़र? क्या होता है नज़र उतारने से? आप बताओ। मम्मी को पूछा नहीं कभी क्यों उतार रही हो नज़र? हाँ मतलब बुरी नज़र या कोई भी बुराई हो आसपास तो वो दूर हो जाए। वो दूर हो जाए बिल्कुल। हाँ। कि जैसे बड़े सारे लोग नहीं मानते नज़र के कॉन्सेप्ट में, बट एनर्जीज में मानते हैं। तो नज़र इज़ लाइक अ नेगेटिव एनर्जी जो हम सब बिलीव करते हैं ना, सबका एक ऑरा होता है। आपका एक ऑरा है, आप इतने प्यारे हो, इतने प्यारे पॉडकास्ट में सब लोगों से बात करते हो, है ना? तो हर एक इंसान की एक एनर्जी होती है। तो कई लोग एक बुरी एनर्जी आपके ऊपर छोड़ देते हैं और वही बुरी एनर्जी को नज़र कहा जाता है। वो आपके ऑरा को डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं और जब कोई चीज़ आपकी एनर्जी पर हावी होने लगे, आपके ऑरा को ख़राब करने लगे, तो आपकी चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। ये नज़र का कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। तब कहते हैं नज़र लग गई है। अब इस नज़र को उतारने के लिए बड़े सारे नुस्खे हैं। कहते हैं कि सॉल्ट एक प्योरीफाइंग एजेंट होता है, तो अगर आप सॉल्ट वाटर की बात ले लो तो नज़र उतर जाती है। वो कुछ नींबू मिर्ची वाले हैं, और मतलब मम्मी मिर्ची से उतारती हैं। कैसे उतारती है मम्मी नज़र? मेरी मम्मी मिर्ची से भी उतारती हैं। 2-3 तरीके हैं मम्मी के। कभी मम्मी ऐसे हाथ में थोड़ा सा नमक लेके उससे भी उतार देती हैं एंड देन उसको फ्लश आउट कर देते हैं नमक को, और मिर्ची लेके उससे उतार के एंड देन उसको गैस पे जला देते हैं। और एक और तरीका है, कभी हुआ है ऐसा कि स्मेल नहीं आई? हाँ बहुत बार हुआ है, हर बार। कैसे होता है? मतलब मुझे वो समझ में नहीं आता कि आप सेम रेसिपी कर रहे हो, सेम मिर्च को जला रहे हो, पहले 2 बार अगर आप पे नजर है तो वो नहीं, स्मेल ही नहीं आती, और तीसरे दिन इतनी तेज स्मेल आती है कि आपको खांसी वासी उठ रही है, धुआं उठ रहा है पूरा। हाँ पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। क्या लॉजिक है? हाँ तो एक और तरीका है जो मम्मी करती है कि ऐसे रुई का ऐसे लंबा सा एक वो बना लेते हैं। हाँ। ऐसे लंबा सा, उसको तेल में भिगा के एंड फिर ऐसे नज़र उतारते हैं और फिर ऐसे लगा के जला देते हैं। ठीक है, अगर वो बहुत तेज़ ड्रॉप होता है, टप 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 टप, इसका मतलब आपको बहुत तेज़ नज़र लगी है। और अगर यही चीज़ जैसे आप बोल रहे हो ना, एक बार की बहुत ज़्यादा हुआ तो मैंने कहा देखो कितनी नज़र लगी है, दूसरे दिन की तो भी हुआ, तीसरे दिन की हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, और सेम चीज़ है, रुई है, तेल है और आग है। और अभी यही अगर इसकी रील कटेगी ना इस कंटेंट की और जाएगी तो लोग वहाँ पे ऐसे डिवाइडेड होंगे इसके ऊपर। लोग कहेंगे कि ये लोग हैं जो। आपकी मम्मी कैसे उतारती है नज़र? मेरी मम्मी तो वही मिर्च वाला फॉर्मूला है उनका। कई बार नोटिस किया है कि पहले 2 दिन स्मेल नहीं आ रही है, हाँ। कुछ नहीं हो रहा, और तीसरे दिन ऐसी स्मेल है कि एग्जॉस्ट खोल लिए, फैन खोल लिए, घर की खिड़कियाँ खोल ली, बहुत खांसी होती है। अच्छा यार, ये जो स्टोरी टेलिंग है ना, ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है ना, और हॉरर स्टोरी टेलिंग तो अलग ही बात हो गई। तो इस तरह के आर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है स्टोरी टेलिंग करते वक्त, या इट इज़ जस्ट योर नेचुरल वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी, या फिर ऐसी कुछ लिस्ट है जो आपने बना रखी है कि हाँ इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, या फिर जब भूत की बात आती है तो मेरी वॉइस थोड़ी ड्रॉप हो जानी चाहिए, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं टेक्निकली? बिल्कुल मैं इसे टेक्निकल तरीके से ही बताना, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि कैसे कोई इंसान कर सकता है, टेक्निकली क्या करना चाहिए। अब टेक्निकली जैसे आपने कहा ना आवाज़ ड्रॉप हो जाना, तो इंटोनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको कब क्या
इमोट करना है, आप अगर घबरा रहे हो तो आपको घबराहट महसूस करानी है अपनी आवाज़ में, तो शायद आप उस तरीके से बात करने लग जाओगे कि यार ये क्या होने वाला है मेरे साथ, तो आप उस चीज़ को फील करोगे ना, तो ये एक्टिंग है, वॉइस एक्टिंग। जैसा आप तो सिर्फ वॉइस ओवर नहीं है, वॉइस एक्टिंग कर रहे हो, आप डर रहे हो, राइट, आप जब उस कहानी को सुना रहे हो। तो ये तो टेक्निकल एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़, आपको अपनी आवाज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है ना। आपको हर रोज़ आइसक्रीम नहीं खानी है, आपको बहुत ध्यान देना है आवाज़ का। दूसरी टेक्निकलिटी जो मैं कहता हूँ ना, आवाज़ का ध्यान कैसे रख सकते हो आप प्रैक्टिस करो सारेगामापा। एक मतलब आप म्यूज़िक अगर आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, कोशिश करो, बेस बनाओ सारेगामा, और ऊपर तक जाओ आप तो सा तक जाओ और नीचे तक आओ, तो आवाज़ का रेंज बनेगा, आवाज़ खुलेगी। तीसरा चीज़, चबा के बोलो, हर चीज़ जो बोल रहे हो चबा के बोलो, मुंह अच्छे से खोलो, मुंह अच्छे से बोलो। ऐसे से बोलोगे तो नहीं आवाज़ निकलेगी ना। या कई सारे लोग ऐसे मुंह खोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है ढंग से। इसके लिए एक एक्सरसाइज होती है कि आपको 8 बनाओ। 8 तो नहीं पता मुझे। अच्छा, तो ऐसी टंग के लिए होती है ना एक्सरसाइज की आप। अच्छा, तो बेसिकली एक एक्सरसाइज जो मैं फॉलो करता हूँ वो ये होती है कि आपको अपनी टंग की टिप से अपने राइट साइड में गाल के 8 बनाने की कोशिश करनी है दोनों से। तो इससे आपके मसल्स खुलते हैं। ओके, तो ये टंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और जो जॉ के लिए जो आप बता रहे हो ना कि चबा के बोलो, तो उसके लिए एक्सरसाइज है आ ई ए ओ ऊ बोलना है, जितना आप मुंह स्ट्रेच करके बोल सकते हो। आ ई ए क्यों पता नहीं क्यों मुझसे नहीं होती वो वाली। मैं 8 वाली से थोड़ा जॉ की एक्सरसाइज कर लेता हूँ, बट हाँ ये वाली भी एक्सरसाइज काफी इंपॉर्टेंट होती है। बट आई थिंक वी आर सेलिंग इन द सेम बोट यार, मतलब वही चीजें हैं, सेम ही चीजें हैं, वही सेम चीजें हैं आई थिंक। यस, तो ये हो गया। बाकी अब मैं स्टोरी टेलिंग पे अगर आऊँ, बहुत नॉर्मल तरीके से आप कहानी ऐसे सुनाओ जैसे आप किसी दोस्त को सुना रहे हो। ये हम खूनी वनडे पे ट्राई करते हैं हमेशा, कि ऐसा ही लगे कि कोई किसी दोस्त को सुना रहा हूँ मैं कहानी, और ये मेरे साथ हुई है या मेरे किसी दोस्त के साथ हुई है, तो मैं उस कन्विक्शन के साथ इस कहानी को सुना रहा हूँ, तो वो ऑडियंस को भी वैसा ही कन्विक्शन लगेगा। अगर आप ऐसे सुना रहे हो, अरे यार ये हुआ तो था, वो है, ये भी हुआ था, ये था। और तीसरी, मतलब इसी में एक और चीज़ जो मैं ख्याल रखता हूँ, टेक्निकलिटी अगेन, कि यूट्यूब पे ना मैं थोड़ा सा पेसी रखता हूँ चीज़ें, थोड़ा सा फास्ट रखता हूँ, क्योंकि मुझे अटेंशन स्पैन लेना है। तो मैं पॉजेज लेता हूँ जहाँ लेने हैं, जहाँ एकदम से और उसने पीछे मुड़कर देखा, रुका कि देखेगा पीछे मुड़ के, बट मैं जल्दी चलाता हूँ सीन्स, तो फास्ट रहता है, क्योंकि आजकल लोग बोर भी जल्दी हो जाते हैं, अटेंशन स्पैन कम है, तो फिर पता है मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं भी स्टोरी टेलिंग करती हूँ, ऑडियो बुक्स वगैरह करती हूँ, लेकिन हम दोनों के काम में डिफरेंस ये है कि मैं रीड कर रही होती हूँ एंड आप शायद सिर्फ सुना रहे होते हो, मन में आपकी कहानी ऑलरेडी होती है एंड आप सुना रहे होते हो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि हाँ ये एक दोस्त को कहानी सुनाई जा रही है और ये एक लिसनर को कहानी सुनाई जा रही है। करेक्ट, हाँ, करेक्ट। और एक और कॉन्सेप्ट होता है गोस्ट हंटिंग। आपने की है गोस्ट हंटिंग? यही जो ऐसे जाते थे हम चुल की वजह से, तो ये गोस्ट हंटिंग ही थी एक तरह की, बट ऐसे कोई, जैसे आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया है। टूल्स वगैरह आ गए हैं, प्रॉपर टूल्स आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर्स आ गए हैं, जहाँ पे वो आप अलग फ्रीक्वेंसी कैच करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर एकदम से कहीं पे हो रहा है तो कैच करते हैं। जैसे जो भी पैरानॉर्मल के सिग्नल्स होते हैं ना, कि सडन चेंज इन टेम्परेचर, कोल्ड हो जाता है चीज़ें, मतलब जैसे गर्मी से एकदम आपको ठंड लगने लगी, तो देयर इज सम प्रेजेंस देयर, या आप फ्रीक्वेंसीज कैच कर रहा है कोई ऑडियो की जो हमारे नॉर्मल कान नहीं कैच कर पाते, तो वो ऑडियो मीटर्स आने लगे हैं, बड़े सारे टूल्स आ गए हैं, बड़े सारे मेथड्स आ गए हैं कम्युनिकेशन के लिए गोस्ट के साथ। तो एक उसमें से मेथड है एस्टेस मेथड, वो है थोड़ा सा क्रीपी। तो इमेजिन करो कि सोनल को हमने एक हॉन्टेड हाउस में रख दिया है, चेयर पे बैठी हुई है सोनल, और वो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि यहाँ पे कोई भूत वूत है कि नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि सोनल के कान में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला कुछ लगा देंगे जिसमें कुछ टाइप्स चल रहा है, और उसी में कुछ वर्ड्स भी हैं, मतलब उस रेडियो की जो
प्रोग्रामिंग है जो ऑडियो की प्रोग्रामिंग, उसमें कुछ वर्ड्स भी हैं लेकिन ऐसे ही रैंडम है, कुछ कुछ पता नहीं है आपको कि क्या कौन से वर्ड्स हैं, क्या चल रहा है। अब आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, आपके उसमें फोन में ईयरफोन्स लगे हुए हैं, बस ऑडियो आ रहा है। आपके साथ उत्कर्ष भी है वहां पे। उत्कर्ष सवाल पूछ रहे हैं भूत से कि आप हो यहाँ पे या नहीं हो, ठीक है। वो सवाल पूछेंगे, आंसर आपको सुनाई देगा, वो कुछ कुछ में यस आ जाएगा एकदम से। हाँ, जो भी जिस भी तरीके से वो कम्युनिकेट करने वाले हैं वो वर्ड आपके कान में सुनाई देगा आपको। ऐसे वो अलग अलग क्रीपी सवाल पूछेंगे कि क्या मैं सोनल को यहीं छोड़ जाऊं, तो वो कहेगा नहीं, ले जाओ। थैंक यू। तो इस तरीके से भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं और बड़े सारे लोग आंसर्स भी मिले हैं। जैसे कि मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं और बहुत इंडिया के टॉप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, सरबजीत और पूजा। वो एक जगह गए थे, हॉन्टेड जगह पे उत्तराखंड में। तो वहाँ पे उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि वर्ड्स आए कि डील, पेयर्स है उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो डील, पेयर्स, 3 पीपल, ये इस टाइप से टूटे वर्ड्स आए कि उन्हें पेयर्स के साथ एक डील करनी है भूतों को। वो कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कि आप अगर यहाँ पे कोई नहीं आएगा तो हम ये कर देंगे, या हम सब शांत रखेंगे, या ये सब ठीक रखेंगे, फैक्ट्री को चलने देंगे ठीक से। तो ये सारी चीजें हो रही हैं काफी। यार मम्मी डांटती वाटती नहीं है कि बेटा क्या कर रहे हो तुम ये? यार अब तो नहीं डांटती, हाँ, बट जब से मैंने अपना हॉरर का पॉडकास्ट शुरू किया तो मम्मी ने ये ज़रूर कहा कि तू ढंग के लोगों को बुलाइयो, ये मत बुलाइयो, जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें मत बुलाना। तो मैं उन्हें नहीं बुलाता हूँ पॉडकास्ट में। जो मतलब ऐसे आप मतलब कई सारे लोग आपने देखे होंगे ना अभी इस पॉडकास्टिंग की दुनिया में कि बड़े क्रीपी से दिखते भी हैं और अजीब अजीब सी चीज़ें बोल रहे होते हैं कि हम तो शमशान घाट अघोरी की पूजा और ये सब करके आ रहे हैं। इतना नहीं, मम्मी ने उसके लिए एकदम लाइन बनाई हुई है, ये सब नहीं करना है, ये सब का ध्यान रखना है, कौन सच है कौन झूठ है, और अगर सच है तो अगर वो ये सब कर रहे हैं तो क्यों तुम्हें घुसाना है अपनी लाइफ में उन्हें ये सब करते हुए, तो दूर रहो थोड़ा सा। यार कैसी कैसी सी अलग सी अनबिलीवेबल सी चीजें होती हैं भाई। एग्जैक्टली यार, बहुत मतलब अनबिलीवेबल चीज़ से ना मुझे एक चीज़ और याद आई जो आई थिंक आपकी ऑडियंस के लिए बहुत रेलिवेंट होगा। क्या? मैं आर्ट ऑफ लिविंग में एक क्रिएटर्स रिट्रीट का प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ गया था आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में बैंगलोर में। वहाँ मैंने कमाल की चीज़ देखी, एक मतलब मतलब कुछ बच्चों से मिला मैं, उन बच्चों को वो लोग इंट्यूशन किड्स कहते हैं। अच्छा। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि मतलब वो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ आपको, फिर इसके बारे में बताता हूँ। तो इंट्यूशन किड्स, आँख पे पट्टी है और वो पट्टी मैंने पहनी है, उसमें कुछ नहीं दिखता, ठीक है। वो बता देंगे कि सोनल ने आज एक ड्रेस पहनी है सफ़ेद कलर की जिसमें येलो कलर, ऑरेंज कलर और ऑरेंज कलर के फूल हैं, ग्रीन कलर की पत्तियां हैं। सोनल ने कड़ा पहना हुआ है हाथ में, सोनल ने गले में एक चेन पहनी है, सोनल की एक ज्वेलरी है, झुमका है जो ऐसा ऐसा दिख रहा है। ये सब आंखें बंद करके वो बता देंगे, पहले कभी नहीं देखा है तुम्हें, मतलब तुम आ रहे हो उनके सामने, ड्राइंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं वो। मतलब जैसे अगर उनकी आंखें बंद हैं या सपोजिटली योर आइज आर क्लोज, मैं कुछ बना के ड्रॉ करके दूँ, दे विल जस्ट कॉपी द सेम थिंग एंड ड्रॉ इट। What are you saying? तो मैंने इनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं ये बच्चे, तो उनके गुरु ने बताया कि ये इंट्यूशन किड्स हैं, इन्हें इंट्यूशन किड्स कहते हैं, ये इंट्यूशन प्रोसेस से गुजरे हैं, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। तो इंट्यूशन प्रोसेस क्या है कि आपकी छठी इंद्री खोल देते हैं, 6th सेंस खोल रहे हैं वो आपकी एज अ किड। तो आप चीज़ें देख सकते हो, आप एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप कर सकते हो। तो वो बच्चे कह रहे हैं कि मैं तो बुक वगैरह एग्जाम से पहले बस देख लेती हूँ तो मुझे याद हो जाती है। ये सब हो रहा है। फिर अब नाउ आई टेल यू द नेक्स्ट लेवल थिंग जो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। एक ना नाड़ी परीक्षा करके एक आयुर्वेदिक टेक्निक है जहाँ पे आपकी नर्व्स को देख के वो आपकी बता देते हैं बॉडी में कि चल क्या रहा है, डायग्नोस कर लेते हैं पूरा बॉडी में।
मेरे साथ जो भी क्रिएटर्स थे मेरे साथ साथ के, इट इज़ एग्जैक्टली लाइक द, मतलब जो उन्होंने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, हाँ, जो एग्जैक्ट डायग्नोसिस है कि इनको ग्लूटेन की एलर्जी है, वो सब सच है। फिशर है किसी को, तो वो सब एग्जैक्ट चीज़ें बता रहे हैं वो नब्ज देख के। और ये जो बच्चे हैं उनमें से एक इस नाड़ी परीक्षा की प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो अब उसको छूने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऐसे ही बता देता है कि क्या चल रहा है बॉडी में। माय गॉड। मैंने अपनी मॉम के लिए पूछा उस बच्ची से कि मम्मी थी नहीं वहाँ पे, हाँ. तो मैंने उससे पूछा कि मम्मी की तबीयत के बारे में थोड़ा सा बताओ आप, मम्मी के बारे में, हेल्थ वगैरह की कंडीशंस के बारे में, आगे का क्या। तो बेसिकली वो इंट्यूशन से ना वो फ्यूचर और पास्ट भी आपका प्रेडिक्ट कर लेते हैं। डोंट टेल मी। यस, सो मैंने मम्मी की हेल्थ कंडीशन रिलेटेड उनसे पूछा, तो शी टोल्ड मी कि आपकी मम्मी को जहाँ वो रह रही हैं वहाँ की हवा सूट नहीं कर रही आप। और उसे कोई आइडिया नहीं था, मैं दिल्ली से हूँ, कि दिल्ली कितना पोल्यूटेड है क्या है, उसे कोई आइडिया नहीं था। तो उसने कहा कि आपकी मम्मी जहाँ पे रह रही है उन्हें हवा सूट नहीं कर रही, आप उनकी हवा चेंज करिए। अगर हवा आप चेंज नहीं कर सकते उनकी, तो मैं एक दवाई दे रही हूँ, जंडू की कोई आयुर्वेदिक दवाई थी वो वो दे रही हूँ, और ये मम्मी को आप बोल देना रात में खा लें, मतलब सोने से पहले खा लिया करें, पाउडर टाइप दवाई है। तो मैंने देखा कि वो किस चीज़ की दवाई है, तो वो फिशर की दवाई है जो मम्मी को है। फिशर क्या होता है? वो पाइल्स फिशर वाला। ओके. तो वो मम्मी को वो प्रॉब्लम है, तो उसने सीधा वो दवाई दे दी यार, ये क्या कमाल है। और फिर मेरे पार्टनर ने भी पूछा उससे कि उसकी मॉम की हेल्थ से रिलेटेड, तो वो कहती कि आपकी मम्मी को ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है कुछ अभी रिसेंट में, और कुछ उन्होंने स्टार्ट की है कोई एक्टिविटी। रमन मेरा पार्टनर उसको कहता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ. कहता नहीं हो रही है उन्हें, कुछ तो उन्होंने स्टार्ट किया है, आप सोचो एक बार, कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करी है उन्होंने। उस रमन ने सोचा एक सेकंड के लिए, उसने कहा हाँ योगा स्टार्ट किया है। कहती योगा में उन्हें बोल दो कि रुक जाएं, अभी ना करें, उन्हें दिक्कत हो रही है सांस लेने में। तो रमन ने थोड़े टाइम बाद फ़ोन किया मम्मी को कि मम्मी क्या एक बात बताओ, आप योगा वोगा कर रही हो, सब ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? मेरे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ओ भाई साहब. Now, another thing about those kids, they can see things like I can see you right here ना, but हाँ. they can see काफ़ी चीज़ें beyond also. तो वो छुपी हुई चीज़ें या खोई हुई चीज़ें ढूंढ सकते हैं आपके लिए। आप कहीं पे चीज़ें रख के भूल गए हो तो आपको वो ढूंढ लेंगे, वो बता देंगे कि मैं देख, तो किसी की चाबी खो गई थी वहाँ, तो तो उन्होंने कहा कि मैं देख रही हूँ कि एक इंसान है जिसने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, ब्लू कलर की जीन्स पहनी है, जीन्स की पॉकेट के अंदर चाबी है उसके, और वो अभी आपके जो जहाँ पे आप अभी अपना वो कर रहे थे, क्रिया कर रहे थे, वहीं पे जा रहा है वो, आप जाओ आपको मिल जाएगी। वो गई, उसे चाबी मिल गई। ये क्या है यार? ये बहुत ही क्रेजी चीज़ें हो रही हैं, और इसका ना मैंने उनसे पूछा कि कैसे कर सकते हैं, मुझे करना है, मुझे करना है। हाँ. तो कहते हैं कि ये बड़ों के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, 5 से 18 साल के बच्चे, क्योंकि बड़े करप्ट हो जाते हैं पहले ही। My और वो कहते हैं God. कि अगर आप अपने स्वार्थ के लिए इसे यूज़ कर रहे हो तो आपको वैसे ही चली जाएगी ये पावर, चली जाएगा सिक्स सेंस। बाप रे यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल सी बहुत चीज़ है. बहुत अनबिलीवेबल है। मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये ज़्यादा ऐसे इसको प्रमोट नहीं करते हम एक चीज़ को, लेकिन वो तो माइंड बॉगलिंग थी यार। उन्होंने बैंगलोर पुलिस के साथ मिलके उन्होंने किडनैपिंग का केस सॉल्व किया है, एक बच्चे की किडनैपिंग का केस सॉल्व किया है उन्होंने, इन बच्चों ने. कि वो बच्चे को कहाँ कहाँ ले जाया जा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, और उन्हें ढूंढा गया है उस पर्टिकुलर जगह से, उठाया गया है, किडनैपर्स को पकड़ लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। कमाल की विद्या है ये, कमाल की पावर है। और वो कहती है कुछ नहीं है, ये सब बहुत हमारे सब आयुर्वेदिक और मतलब पुराने टाइम से सारी ये सारी चीज़ें ना चलती आ रही हैं, हम भूल गए हैं, ये कहीं लॉस्ट हो गई पहले हैं। ऐसा होता था ना कि पंडित होते थे और वो बता देते थे कि फ्यूचर में आपके साथ ऐसा होगा, ऐसा होगा. हो सकता है वो यही विद्या यही होगी, विद्या है, हमें पता नहीं यही थी. विद्या है। एंड जब हमने, जैसे एक ऑब्जर्वेशन मेरी थी कि जब मैं उनसे कोई भी सवाल पूछता था मम्मी रिलेटेड, जैसे मैंने जिस लड़की की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो अपनी आंखें बंद करती थी
और वो एक ट्रांस लाइक स्टेट में जाती थी और वो आंसर कर रही होती थी आंखें बंद करके सब। और वो कहती है, मतलब जैसे उसने आंखें खोली तो मैंने कहा आपने ये भी तो कहा था कि मुझे याद नहीं है कि मैंने क्या कहा था। कितने साल की थी ये बच्ची? ये बेसिकली आई थिंक 10 साल से कर रही थी या 22 साल की हो गई थी ये 10 साल पहले इसने 10-12 साल पहले इसने शुरू किया था। ब्लाइंड बच्चे अब इसकी वजह से, इंट्यूशन प्रोसेस की वजह से चीज़ें सेंस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कलर्स देख पा रहे हैं, थॉट्स की तरह उन्हें ये सब चीज़ें आ रही हैं। That's beautiful. एंड दे हैव दोस क्लिप्स वीडियोस देयर। मतलब मुंबई में आप 5 साल की जैसी होती है आपकी बेटी, आप कराओ उससे। बेटा है बेटी है? Sorry. बेटी है ना? हाँ। तो बट कमाल की चीज़ें हो रही हैं यार। मतलब ये तो मैं ऐसे देख के कहा यार, जब मैंने ये देखा ना मैंने कहा यार सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। एक्चुअली यार बहुत ही अलग चीज़ हो गई ये तो। पर अगर हम थोड़ी देर पहले हैलोवीन की बात कर रहे थे ना, तो क्या हुआ कि मेरे घर पे ना लास्ट ईयर 2-3 बच्चे आए ऐसे ही ड्रेसअप होके एंड ऑल। तो जो हमारी हेल्प है उन्होंने दरवाज़ा खोला, हम लोग घर पे नहीं थे। तो बाद में वो मुझे कहती कि दीदी कुछ बच्चे मिठाई मांगने आए थे। ये ना कमाल हो रहा है यार। मतलब स्टिल यू आर इन मुंबई, है ना? आई कैन एक्सपेक्ट कि हाँ चलो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं, दरवाजे पे ट्रिक और ट्रीट मांग रहे हैं, बेल बजा के। गाजियाबाद में हो गया यार हमारी सोसाइटी में मेरे साथ बच्चे आके। आई थिंक उसके पीछे रीज़न ये है कि अब एनिमेशन देखते हैं ना बच्चे, उसमें तो होता ही है हैलोवीन, और उसमें वो ड्रेसअप वगैरह वो सब होता है। कोको मेलन और ये सब चैनल्स चल रहे हैं सब में कोको मेलन तो आई थिंक और बहुत छोटे बच्चों का है, बट जो थोड़े बड़े बच्चों का 10-11-12 साल के बच्चों के जो एनिमेशन शोज़ होते हैं उसमें हैलोवीन है। मूवीज़ में हैलोवीन है, एनिमेशन मूवीज़ में, तो बच्चों को पता है हैलोवीन है। लेकिन ये जो हैलोवीन का पूरा है कॉन्सेप्ट, ये इंडिया में भी है एक्चुअली। यार डेफिनेटली है इंडिया में। मतलब इंडिया का इतना बढ़िया, इतना वास्ट फोकलोर है ना कि हम लोग जानते ही नहीं हैं उसके बारे में। जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है जो कलकत्ता में बंगाली और उड़िया लोग मनाते हैं, भूत चतुर्दशी का कॉन्सेप्ट। ओके। यहाँ पे मतलब हम जैसे नॉर्थ इंडियंस इसको कहते हैं पितृपक्ष। हाँ। है ना? उसमें माना जाता है कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं, आपकी दुनिया में आने वाले हैं, जैसे श्राद्ध चल रहे होते हैं। तो भूत चतुर्दशी का कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब क्या होता है, दिवाली वाले दिन बंगाल में पूजा होती है, काली पूजा बहुत बड़ी। और उससे एक दिन पहले होती है भूत चतुर्दशी। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसा माना जाता है कि पोर्टल खुलता है एक, और आपके एंसेस्टर्स उस दिन धरती पे आ सकते हैं और हमारी वाली दुनिया में आ सकते हैं। मतलब उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में आके मिल सकते हैं, देख सकते हैं, अपने घर आ सकते हैं, अपने घर विजिट कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन इसके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 14 दिए जलाने हैं। ओके। जो रोशनी पैदा करेंगे और उनको रास्ता दिखाएंगे आपके घर तक आने का। और इससे यमराज को भी पता चलता है कि हाँ इनके घर पे दिए जलें, मतलब इन्हें याद किया जा रहा है, इन्हें भेज दो। कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एंड यू वोंट बिलीव, कोको मूवी है जो, वो डे ऑफ द डेड सेलिब्रेट करती है मेक्सिको में। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है इंडिया। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट है वहां पे कि आपको कैंडल्स लाइट करनी है जो रोशनी देंगी और आपके एंसेस्टर्स आएंगे। इंडिया में भी एग्जैक्टली यही चल रहा है कि दिए जलाने हैं, 14 पकवान रखने हैं, 14 दिए जलाने हैं जो गाइड करेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आएंगे और उस दिन आपकी फैमिली को ग्रीट करेंगे। बहुत शिद्दत से बंगाली लोग और उड़िया लोग इस चीज़ को मनाते हैं। लाइक मोस्टली सारे बंगाली घरों में पता है भूत चतुर्दशी के बारे में। एंड इट इज कॉल्ड भूत चतुर्दशी। सो यू आर सेलिब्रेटिंग योर एंसेस्टर्स, यू आर कॉलिंग देम। एंड इससे जुड़ी एक कहानी भी है कि एक बंदा जो दिल्ली में रहता था, वो अपने किसी रिलेटिव के घर गया था जो बंगाली कल्चर को एम्ब्रेस कर रहे थे पूरा। तो उनके घर पे उसने देखा कि 14 दिए जले हुए हैं एंड रात का टाइम है, और उसे दिख रहा है कि खिड़की के पास ना कोई मतलब है, कोई मतलब दिख रहा है उसे कि खिड़की के पास कोई है जो घर का मेंबर नहीं है। तो उसे समझ भी नहीं आता कि क्या है। देखा उसने इधर उधर, फिर चला गया वो वापस सोने। फिर
अचानक से ना उसे ऐसा लगा फिर से कि वही खिड़की पे कुछ तो नॉक सी हो रही है। तो उठा और वापस खिड़की के पास गया। अब वहाँ जाते जाते ना जो दिए पड़े थे खिड़की के पास ही रखे हुए थे, जो 14 दिए थे, उसमें से एक दिया उससे बुझ गया। अब वो जैसे ही उससे दिया बुझा और वो वापस से माचिस ढूंढने लगा दिए को जलाने के लिए, क्योंकि उसे बोला गया था इसमें से कोई बुझना नहीं चाहिए, जलाना नहीं है, दूर हटो। छोटा सा बच्चा था, मतलब ऐसे ही 10-11 साल का। तो वो ऐसे माचिस ढूंढने लगा कि मैं जला देता हूँ इसे वापस से दिए को। इतने में उसे दिखा कि कोई खिड़की के, वो खिड़की जो खुली हुई है पूरी और खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। वो बहुत ही मतलब ऐसा कोई खड़ा है जिसका चेहरा पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, आधा चेहरा है। उसकी पड़े वो एकदम अंदर भागा बहुत तेजी से कि मम्मी के पास जाऊँ और बताऊँ मम्मी को। चिल्लाते हुए वो गया और वो देख रहा है कि उस कमरे में एक चेयर पे एक बूढ़ी सी औरत बैठी हुई है जिसे वो नहीं जानता। डरावनी, भयंकर, मतलब भयानक सी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है और वो डर रहा है उससे और मम्मी को उठा रहा है, मम्मी उठो, मम्मी उठो, मम्मी उठो। और जब मम्मी उठती हैं, लाइट वाइट जलाती हैं, ये सब होता है, तो उसे फिर बताते हैं, रिलेटिव्स को उठाया जाता है, रिलेटिव्स वापस से वो दिया जलाते हैं, वो कहते हैं अब कुछ नहीं होगा। फिर उसे बताया जाता है थोड़े टाइम बाद कि भूत चतुर्दशी क्या होती है। ओह गॉड, अनबिलीवेबल। सच्ची कहानी है ये? सच्ची कहानी है ये। बाप रे। अच्छा, बॉलीवुड में भी कहानियाँ बन रही हैं, हॉरर स्टोरीज, लेकिन विद अ फनी ट्विस्ट, अ कॉमेडी वाला ट्विस्ट, है ना? तो अभी खूनी मंडे को भी हम बॉलीवुड में जाते हुए देखेंगे कभी? इंशाल्लाह। डेफिनेटली यार, हमारे प्लान है। अभी हॉरर कॉन के बाद हम लोग सिर्फ उसी में लगने वाले हैं अब। Really? तो हाँ, रियली तो फिल्में बनाना हमेशा से मन था मेरा, तो उसकी तरफ ही धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए हम लोग अभी तक पहुँचे हैं और अब आगे वही करने वाले हैं हम। तो बड़ी आपको मुंजा टाइप एक इंटरेस्टिंग सी इंडियन फोकलोर पे एक कहानी मिलेगी, दिखेगी बहुत जल्दी, एंड डेवलप कर रहे हैं वो हम। तो बताता हूँ मैं उसके बारे में, अभी सरप्राइज है, बट हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉडकास्ट उस मूवी से जस्ट पहले करेंगे। डन। बट यार, थैंक यू सो मच दिव्य, आज आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत डर भी लगा आपसे बात करके। आई थिंक मैं पहली बार बोल रही हूँ ऐसा। पॉडकास्ट में तो मैंने कुछ भी नहीं डराया। थैंक यू। मैंने पहले ही बोल दिया था दिव्य को, मुझे डराना मत। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक जैसे मैंने कहा ना, आप इतने प्यारे हो, एनर्जी फील होती है, तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी। थैंक यू यार, थैंक यू, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। खूनी मंडे को ऑल द बेस्ट, आपकी पूरी टीम को ऑल द बेस्ट, एंड आई एम वेटिंग कि कब हॉरर कॉन में हम आए एंड मिले। डेफिनेटली हॉरर कॉन में आप आ रहे हो और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं हम, तो जल्दी से अपने टिकट्स बुक करा लो। जोमेटो लाइव पे लाइव हैं टिकट्स, तो बुक योर टिकट्स नाउ। एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द फिल्म। यस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे लिख के ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल द मोटरमाउथ। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, प्यार यू।